Done, sir. Dipali ma'am, am I audible to you? Yeah. Yeah. Can you hear me? Yeah, I can hear you, Yeah. ma'am. How are you, ma'am? Hello. I'm very good. How are you? Nice to Good. see you. Yeah, good, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Jitesh. Ma'am, how are the rains treating you? I believe बहुत ज़्यादा खूब बारिश हुई है आपकी तरफ तो. हाँ, बट मेरे सबब में इतना ज्यादा नहीं है. अच्छा. इट्स इनफैक्ट वी आर सरप्राइज्ड कि यहाँ पूरी बॉम्बे में है और हमारे यहाँ इतनी ज्यादा नहीं है. इट्स चलो, ओके. it's And okay. It's being better to be. Mumbai, yeah, and being Mumbaikar, we are used to this much Yeah, anyways. I know. I can understand that, ma'am. So, सर फेसबुक पे लाइव है. अच्छा, you are live on Facebook now also? यस सर. हम Okay. चाहे तो स्टार्ट कर सकते हैं. वैसे 2 Okay. मिनट बचे हैं सर. वैसे We'll start. Not a problem. We can start here. यस. Dipali ma'am, today's topics which you are taking is training, then outdoor challenges, ammunition, and maintenance of weapons. Yes. Am I right? Huh? Yeah. These are the main These are the topics. topics, and today is the last final day. Yeah, today is the last final day. Deepak has also joined us. Deepak, hi. Hi. All good? Hi, Deepak. Hey ma'am, namaste. Hi, Deepak. Hello sir. क्या हाल है? All good? Yes sir, yes sir. Chalo, let's start. First Yes. of all, let me thank Deepak for holding the classes as a co-host when the session started. And Dipali ma'am, thank you so much for giving us your time and sharing your knowledge and your experience of such a wonderful sport which we all are attached to. सो नमस्कार, आप सबका ई पाठशाला में स्वागत है. आज का टॉपिक दीपाली मैम जो ले रही हैं वो ट्रेनिंग के बारे में है कि आपको किस हिसाब से अपनी ट्रेनिंग करनी चाहिए. फिर आउटडोर चैलेंजेस. नाउ आउटडोर चैलेंजेस का मतलब है कि किस टाइप के चैलेंजेस जब आप अपनी होम रेंज से दूसरी कॉम्पिटिटिव रेंज पे जाते हैं तो वहाँ पर क्या क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे. And regarding ammunition, choice of ammunition is also very, very important because the sport is a precision sport, and then how to maintain your weapon. So Dipali ma'am, thank you so very much again for giving us time, and the floor is yours. Please, we can start the session now, ma'am. Thanks a lot. Thanks for hosting it for me today. No, ma'am. It's a pleasure. It's always a pleasure to be part. We all are team members, ma'am. Yes. So, yes. And good afternoon, everyone. Let's start sharing. आज हम देखेंगे. आज हमारा इस 50 मीटर राइफल शूटिंग का लास्ट सेशन है. अभी हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजें देखते देखते अब हम इस मकाम पे आए हैं जहां हमें कुछ ऑफ कोर्स ये टॉपिक इतना वास्ट है कि मैं चाहूँ तो भी हर चीज इसमें कवर नहीं कर सकती, लेकिन उसमें से कुछ टॉपिक्स है जैसे किस तरीके से 50 मीटर के लिए ट्रेनिंग करनी चाहिए और आउटडोर शूटिंग के अपने चैलेंजेस होते हैं. जैसे हम एयर राइफल इंडोर में करते हैं, 50 मीटर आउटडोर होता है, तो उन और एक्यूरेसी जैसे प्रिसीजन, तो राइफल शूटिंग तो प्रिसीजन इवेंट है ही, तो उसके ऊपर का जो असर होता है उसको कैसे हैंडल किया जाए, और मेंटेनेंस ऑफ वेपन, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट एमिनेशन. इन चार चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. तो ओके, अभी ट्रेनिंग 50 मीटर ट्रेनिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी. तो 50 मीटर की ट्रेनिंग हमने पोजीशंस बिल्ड करना सीख लिया. पोजीशन कैसे होते हैं, शॉट एग्जीक्यूशन क्या होता है, किस तरह से ट्रिगरिंग की जाती है, सारी इंफॉर्मेशन तो हमारे पास आ गई. आपने पोजीशन भी बिल्ड कर लिया, लेकिन जब तक आप
सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं करोगे, हमारा डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आएंगे। सिर्फ इंफॉर्मेशन अपने पास होने से काम नहीं बनता, उसको सही तरीके से इस्तेमाल भी करना चाहिए। तो अभी देखते हैं कि इसकी ट्रेनिंग कैसे की जाएगी। तो सबसे पहले तो 50 मीटर इवेंट्स हमने देखा कि इतने सारे चीजों का उसमें ध्यान रखना पड़ता है, एंड इट इज वेरी चैलेंजिंग बिकॉज इट इज आउटडोर ऑल्सो। और खेल कोई भी हो, फिटनेस इज एसेंशियल। तो 50 मीटर के लिए आपको सबसे पहले बिफोर यू स्टार्ट ट्रेनिंग यू मस्ट स्टार्ट विथ फिजिकल फिटनेस। तो फिजिकल फिटनेस का मतलब कई सारे शूटर्स ये समझते हैं कि थोड़ा सा दौड़ लिया और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर ली तो आपका फिटनेस हो गया, लेकिन ऐसा है नहीं। फिजिकल फिटनेस में स्पेशली फॉर 50 मीटर इवेंट्स या राइफल इवेंट्स आई वुड से कि कोर मसल्स जो है, हमने पोजीशन में देखा था कि कैसे कोर मसल्स आपका नीलिंग पोजीशन और स्टैंडिंग पोजीशन भी होल्ड करके रखते हैं। तो कोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग बहुत जरूरी है। कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस तो जरूरी है ही है, क्योंकि उससे आपका जैसे रनिंग है, साइकिलिंग है, इस तरह की जो एक्सरसाइजेस है उससे आपका ब्रीदिंग कंट्रोल बेटर होता है। और तीसरा है एंड्योरेंस ट्रेनिंग, क्योंकि हम जैसे थ्री पोजीशन का मैच है, 2 घंटा 45 मिनट्स आपको वहाँ 3 अलग अलग पोजीशंस में खड़े रहना है, और उसके साथ आपका एंजाइटी आपको हैंडल करनी है, लाइट विंड वेदर कंडीशंस को आपको हैंडल करना है। तो इन सब के लिए और उसके बावजूद आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, तो आपको एंड्योरेंस चाहिए ही चाहिए। और सिर्फ वो 2-2 घंटे लेन पे खड़े होने से एंड्योरेंस नहीं आएगा, वो तो जरूरी है ही, लेकिन इसके अलावा आपको काफी फिटनेस पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये हुआ फिजिकल फिटनेस। नाउ लेट्स गो टू टेक्निकल ट्रेनिंग। टेक्निकल ट्रेनिंग जब आप 50 मीटर इवेंट्स के लिए ट्रेन कर रहे हो, तो जब आप कोई नया पोजीशन सीख रहे हो, तो व्हेन यू स्टार्ट, तो उस वक्त आपको कैसे फेज वाइज आपको ट्रेनिंग करनी है, ये हम अभी देखेंगे। इसके 3 फेजेस मैंने बना रखे हैं। एक है कंसोलिडेटिंग पोजीशन, दूसरा है रिपीटिंग पोजीशन, तीसरा है बिल्डिंग एंड्योरेंस। तो कंसोलिडेटिंग पोजीशन में उस कंसोलिडेटिंग पोजीशन का मतलब या उससे हमें क्या हासिल करना है, एक तो पोजीशन को समझना है, दूसरा है कि आपके मसल्स डेवलप करने हैं इस फेज में, और तीसरा है कि इसको मसल मेमोरी डेवलप करनी है धीरे धीरे। जैसे आपके मसल डेवलप होते हैं वैसे वैसे आपको मसल मेमोरी भी डेवलप करनी पड़ेगी, ताकि आप वो पोजीशन बार बार ले सको और उसमें ज़्यादा टाइम रह पाओ। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि कंसोलिडेटिंग पोजीशन में उसके लिए एक तो जो भी पोजीशन आप कर रहे हो, जिस पोजीशन के लिए आप ट्रेनिंग कर रहे हो, वो पोजीशन में बार बार आपको उस पोजीशन में बैठना है, लेटना है, खड़े होना है, जो भी है वो बार बार उस पोजीशन में आपको आना पड़ेगा। और जितने ज्यादा टाइम आप वहाँ खड़े हो सकते हो या उस पोजीशन में रह सकते हो, आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली ऑल दीज 3 पोजीशन वो कोई नेचुरल पोस्चर्स नहीं है हमारे बॉडी के, हम कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं। तो आवर मसल्स नीड टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली उनसे हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ताकि उनको आपस में सारे मसल्स को सही कोऑर्डिनेशन में काम करना है हमारे लिए। तो इसलिए जब इनिशियली हम पोजीशन बिल्ड करते हैं, आप उस पोजीशन में एक बार बेसिक सेटिंग हो गई, उसके बाद आपको कुछ दिनों तक घंटों उस पोजीशन में बैठना पड़ेगा। और यहाँ मैं एक टिप दूंगी कि प्लीज आप डेली चेंजेस मत कीजिए सेटिंग में। एक बार पोजीशन सेट किया तो कुछ दिनों तक इस फेज में जब तक आप हो, डोंट चेंज एनीथिंग, क्योंकि हर दिन आज जो आपको अच्छा लगता है जरूरी नहीं वो सेम चीज आपको कल वो बिल्कुल भी गलत लग सकता है, क्योंकि आपको इन द फर्स्ट प्लेस आपको पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली ये पोजीशन क्या है और उसको कैसे लेना है। तो आपको अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, इस पोजीशंस के डिमांड समझने के लिए। ऑफकोर्स अगर आपको बहुत ज्यादा हाथ में प्रेशर आ रहा है या गर्दन बहुत दुख रही है, तो उसके लिए जो भी छोटे मोटे चेंजेस है आप कर सकते हो,
but try not to make too many changes during this phase. Next, इसके बाद आता है रिपीटिंग पोजीशन. एक बार आप एक बार पोजीशन समझ लो कि एग्जैक्टली क्या कैसे उसमें लेटना है, उससे क्या क्या होता है, कांटेक्ट पॉइंट्स क्या है, सारे कांटेक्ट पॉइंट्स में उसका कोऑर्डिनेशन कैसा है, और धीरे धीरे जैसे आप रोज ट्रेनिंग करोगे आपके मसल्स डेवलप होते जाएंगे. तो वो जब मसल्स डेवलप हो रहे हैं, आपकी मसल मेमोरी बढ़ रही है, तो उस वक्त उसके बाद का ये स्टेज है जहां आपको गुड पोजीशन और बैड पोजीशन में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए. कि आप धीरे धीरे आप समझने लगते हो कि इस पोजीशन में मुझे अच्छा लगता है और कुछ इस पोजीशन में नहीं अच्छा लगता. तो ये जो फेज है वो ये फेज है जहां आप दो गुड और बैड पोजीशन में आप डिफरेंशिएट करना लग जाते हो. और एट द सेम टाइम ये इसी फेज में आप ये एबिलिटी आपकी डेवलप करते हो. इसी फेज में आप स्टार्ट डेवलपिंग एबिलिटी टू फाइंड करेक्ट पोजीशन एवरी टाइम. हर बार आपको जाके सेम पोजीशन मिले, इसके लिए इस फेज में आपको काम करना है. तो एग्जैक्टली आपको करना ये है कि आप जैसे लेन पे जाके आपका पोजीशन ले लो. कई बार हो सकता है आपको जाते ही सही पोजीशन मिले. वेरी गुड, यू स्टे देयर फॉर 10 minutes, लीव दैट पोजीशन, कम आउट एंड आफ्टर सम टाइम गो बैक अगेन, और आप दोबारा वही पोजीशन रिपीट करने की कोशिश करो. और ऐसे ही आपको पूरी ट्रेनिंग इसी तरह से करनी है. फिर आपको कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको सही पोजीशन ना मिले, तो ट्राई टू फाइंड आउट कि सही पोजीशन कैसे मिलती है. सो ये बार बार रिपीट करना है आपको. पोजीशन जाओ, पोजीशन लो, सही है ठीक है, नहीं है तो आपको वो जो पोजीशन है उसको सही करना है और उसके बाद दोबारा उठना है. इससे क्या होता है कि आपको सही पोजीशन, एक तो सही पोजीशन कैसी है वो पता चलता है, और अगर पोजीशन गलत भी है तो सही पोजीशन तक आने का रास्ता आपको इससे पता चलता है. तो इस फेज के बाद आता है, यहाँ तक जब आते हो तीसरी फेज तक, तब आपके मसल्स काफी अच्छे से डेवलप हो गए हैं और आप अभी बार बार सेम पोजीशन ले पा रहे हो, रिपीट कर पा रहे हो पोजीशन, और आपकी मसल मेमोरी नेचुरली आप रिपीट कर पा रहे हो पोजीशन, मतलब आपकी मसल मेमोरी भी अच्छे से डेवलप हो गई है. तो यहाँ पे हमें करना है कि एंड्योरेंस डेवलप करना है, जिसका मतलब कि एक स्टैमिना डेवलप करना है, ताकि आप उस पोजीशन में जो अच्छा पोजीशन है वो पोजीशन लगातार कुछ समय तक आप उस पोजीशन मेंटेन कर पाओ. ये तो ऑफ कोर्स हमारा पूरा मैच का टाइम होता है, इससे 40 मिनट्स 50 मिनट्स, तो जहाँ तक हो सके 60 शॉट्स प्रोन है तो आपको पूरा का प्रोन मैच एक ही वन गो में खत्म करना है. आपको कोशिश तो करनी चाहिए कि उतना स्टैमिना आप रखो. और एट द सेम टाइम, क्योंकि कई बार हम जब नए नए हो आप, तो नेचुरली पोजीशन तो सही आता है शुरू में, लेकिन वो मेंटेन नहीं आप कर पाते. तो ये जो फेज है इसमें आपको वो मेंटेन करना है, एंड्योरेंस डेवलप करना है. और उसके लिए आपको क्या करना है, पोजीशन लेने के बाद जब वो पोजीशन सही आता है तो आपको, और उस पोजीशन में आपको रहना है, मेंटेन करना है उसको, और आप देखो कि कितने टाइम तक आप उस पोजीशन को मेंटेन कर पाते हो. यू कैन कीप अ टाइमर, और टाइमर के हिसाब से आप देखो, से आफ्टर 10 मिनट्स आपका हाथ बहुत दर्द कर रहा है, वो इधर उधर गिर रहा है, कोई बात नहीं, 10 मिनट्स के बाद उठ जाओ. नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो, यू डिसाइड कि अभी मुझे 15 मिनट तक ये पोजीशन मेंटेन करना है. ऐसे कर करके अपने आप को एक टाइम का एक गोल देके इस एंड्योरेंस बिल्डिंग के दौरान आपको अपना पोजीशन डेवलप करना है. ये सब करते हुए आप प्लीज एक ध्यान रखिए कि लाइव शूटिंग करने की जल्दबाजी मत कीजिए. ऑफ कोर्स कई बार हम सारा तामझाम हम करते ही है वो शूटिंग का थ्रिल एंजॉय करने के लिए. तो आप कुछ 5-10 शॉट आपको चलाना है, आप चला के देखो, लेकिन आपका बेसिक गोल होना चाहिए कि आपको पोजीशन अच्छा बनाना है.
एक बार ये पोजीशन आपका बन गया, दिस इज हाउ व्हेन यू टेक कोई भी नया पोजीशन आप सीखते हो, इस तरह से आपको ट्रेनिंग करनी है। अभी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोन 60 शॉट्स और 3 पोजीशन का 40 शॉट्स प्रोन। 40 शॉट प्रोन जो है वो फुल रिंग में काउंट होता है और 60 शॉट प्रोन डेसिमल स्कोरिंग है, सो नेचुरली एक्यूरेसी इज डिफरेंट एंड नंबर ऑफ शॉट्स आल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। क्योंकि अभी अपने से कईयों को पता होगा कि कुछ साल पहले, लाइक पिछले ओलंपिक तक विमेन का जो 3 पोजीशन का मैच था 60 शॉट्स का था, तो मतलब 20-20 शॉट आपको हर पोजीशन में चलाने हैं। तो जब 20 शॉट चलाने होते हैं तो आप ना उसमें सेटल होने का टाइम है, ना आपको रिदम पकड़ने का टाइम है। मतलब जब तक आप शुरू कर देते हो वो फटाफट वो खत्म भी हो जाता है मैच। तो वो सारे 20 शॉट्स में आप कुछ भी, मतलब आप कोई भी पॉइंट गवा नहीं सकते, तो वहां आपको पूरे 20 शॉट कॉन्शियसली चलाने पड़ते थे। नाउ अभी नेचुरली अभी जब उसमें 20 शॉट और ऐड हो गए, नया 40 शॉट में हम पहले सेटल हो सकते हैं आराम से और रिदम पकड़ सकते हैं एंड वी कैन शूट नाइसली इन 40 शॉट्स। और जैसे नंबर ऑफ शॉट्स बढ़ते हैं, आपके मार्जिन ऑफ एरर भी आपके लिए बढ़ जाता है। आप एक आध दूसरा अगर शॉट इधर उधर कुछ गड़बड़ हो एक आध सीरीज में, तो यू हैव 3 more सीरीज टू कवर अप फॉर दैट 1 सीरीज। सो ये हुआ 40 शॉट्स का। और उसमें जब और 20 शॉट्स ऐड हो जाते हैं, द मेन चैलेंज दैट इज शूटर को जो चैलेंज आता है उसके बाद, वो है एंड्योरेंस। क्योंकि 40 शॉट तो हमने चला लिए एक वन गो में, बट अभी और 20 शॉट अगर चलाने हैं तो वही रिदम मेंटेन करना, आपका पोजीशन मेंटेन करना और माइंड मेंटल फोकस भी मेंटेन करना, ये सारा फिर चैलेंजिंग हो जाता है। तो जब आप 60 शॉट्स प्रोन के लिए आपको अगर ट्रेनिंग करनी है, तो आपको थोड़ा सा जो 3 पोजीशन की ट्रेनिंग है तो उससे थोड़ा सा हट के ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जहाँ पे आप रेगुलरली थोड़ा से 60 शॉट्स अगर डेली आप चलाते हो, यू नीड टू ऑब्जर्व कि जैसे 10 शॉट के बाद क्या होता है, 15 शॉट के बाद हाउ योर बॉडी रिएक्ट, 20 शॉट्स के बाद मतलब ट्रांजिशन पॉइंट्स, किस जगह पे आपका बैड पैच आता है, कि कहाँ तक आप अपना बेस्ट रिदम में आप चला पाते हो। मे बी 25 शॉट, 35 शॉट्स, मे बी आफ्टर 40-45 शॉट्स यू स्टार्ट लूजिंग योर फोकस। तो फिर ये जो जगह है उनको आइडेंटिफाई करके उनके लिए आपको सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। सो इसलिए 60 शॉट प्रोन की अलग से ट्रेनिंग भी जरूरी है। आप प्रोन पोजीशन 3P के लिए ट्रेनिंग कर भी रहे हो, फिर भी उसके बावजूद आपको थोड़ा सा आपका जो ट्रेनिंग है प्रोन पोजीशन का वो थोड़ा सा ट्विक करना पड़ेगा। अभी इसमें 3 पोजीशन इवेंट के लिए जो ट्रेनिंग करते हैं, तो उसमें आपको अगर जरूरी नहीं आप रोज जाके और ट्रेन फॉर ऑल 3 पोजीशंस, यहाँ पे ऐसा आपको करना चाहिए। अगर आप ऑफकोर्स इट डिपेंड्स ऑन आप ऑफ सीजन में काम कर रहे हो या कंपटीशन सीजन में हो। अगर ऑफ सीजन में आप कर रहे हो तो वहाँ पे अपना स्किल पॉलिश करना, स्किल डेवलप करना, ये हमारा मकसद है। तो ऐसे टाइम पे यू कैन चूज 2 पोजीशंस फॉर एनी वन डे, और वो 2 पोजीशन में भी उसमें से एक प्राइम पोजीशन बना दो जिसके ऊपर आपको, जिसके स्किल्स के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। और दूसरा पोजीशन जो है उसके लिए कोई एक एक्सरसाइज लेके उसको आप मतलब 60% टाइम यू गिव फॉर वन पोजीशन, 40% टाइम दूसरे पोजीशन को दे सकते हो, एंड नेक्स्ट डे यू कैन टेक दैट सेकंड पोजीशन एज योर प्राइमरी पोजीशन, और जो तीसरा पोजीशन है उसको सेकेंडरी पोजीशन करके शूट कर सकते हो। इससे क्या होता है, आप एक एक पोजीशन पे डेली उसके स्किल, बेसिक स्किल्स पे आप काम कर रहे हो एंड यू आर डेवलपिंग दैट स्किल। सो इससे आपको फायदा होगा। अभी शूटिंग डायरी, आप किसी भी शूटिंग इवेंट के किसी भी कोच से पूछिए, शूटिंग डायरी इज ऑफ एब्सोल्यूट इम्पोर्टेंस, और स्पेशली फॉर 50 मीटर शूटर्स इट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और ये शूटिंग डायरी में सिर्फ स्कोर लिखने से काम नहीं बनता, इनफैक्ट उसका वो पर्पस है ही नहीं।
तो शूटिंग डायरी का मेन पर्पस क्या है और क्यों हमें उसमें हमें करना क्या है। शूटिंग डायरी में आपको लिखना है प्लान फॉर द डे। अगर आपके ट्रेनिंग के लिए, अगर आप ट्रेनिंग के लिए आते हो, अगर आपने प्री डिसाइडेड कुछ प्लान है तो आपकी ट्रेनिंग ज़्यादा इफेक्टिव और मीनिंगफुल हो जाएगी। फिर सेटिंग्स ऑफ द डे, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सेटिंग्स डेली नोट डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे इतने सारे इक्विपमेंट है, इतने सारे सेटिंग्स हैं। हैंड स्टॉप कहाँ है, बटलेट कहाँ है, अपना बट का टेल किस एंगल में है, ये सारी चीज़ें माइन्यूटली नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी होता है। क्या होता है कि हम ग्रोइंग अप डेली, हम हर दिन बदल रहे हैं। तो जैसे हम बदल रहे हैं, हम रोज कुछ ना कुछ छोटा मोटा चेंज करते रहते हैं। वो कोई माइनर सा चेंज है, इसलिए उस दिन हम उसको नोटिस नहीं करते और याद भी नहीं रहता। और फिर ऐसे माइनर माइनर चेंज करते 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 एक दिन ऐसे आता है कि आप ट्रैक से भटक जाते हैं। जरूरी नहीं कि हर चेंज के बाद आप ट्रैक से भटको, लेकिन ये हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो वापस आने के लिए आपके पास ये ट्रैकिंग पॉइंट्स होने चाहिए। तो डेली आप उसको, आपके सेटिंग्स नोट डाउन करो और वो क्यों सेटिंग्स चेंज किए वो भी नोट डाउन करो, ताकि आपको अपना शूटिंग एनालाइज करना आसान हो जाए। फिर है फील ऑफ द डे। एक्चुअली ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है और इसके ऊपर मुझे एक पूरा सेशन लेना चाहिए था, लेकिन एज यू नो कि 50 मीटर इवेंट में इतने सारे टॉपिक्स है कि मैं इसको अभी नहीं कर पाई। तो ये जो फील ऑफ द डे है, दैट इज द फीलिंग ऑफ द पोजीशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम जो ये जो सेटिंग्स है, हैंड स्टॉप कहाँ है, स्लिंग कितना टाइट है, बटन कितने लगाए हैं, बटलेट ऊपर है नीचे है, बैक साइड ग्राफिक्स है, ये सारे एक्सटर्नल आपके पोजीशन के एक्सटर्नल पैरामीटर्स है। लेकिन हाउ यू फील इन दैट पोजीशन इंटरनली, अंदर आपके मसल्स का एक दूसरे के साथ क्या कोऑर्डिनेशन है, कौन से मसल्स का कैसे काम कर रहे हैं, इनकी जो फीलिंग है, बैलेंस की जो फीलिंग है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका एक्सटर्नल जो ढांचा है आपके पोजीशन का, वो आपका फिजिकल अपीयरेंस के साथ चेंज हो सकता है। अपीयरेंस इसका मतलब जैसे हम कभी मोटे हो गए, दुबले हो गए, कोई बच्चे यंग शूटर्स है जो वो ग्रो अप होते हैं तो वो नेचुरली उनकी हाइट बढ़ती है, तो उसके साथ वो एक्सटर्नल जो सेटिंग्स है पोस्चर में फर्क आ सकता है। लेकिन इंटरनली जो फीलिंग है कि जब सही पोजीशन आता है तो हाउ डू यू फील, हाउ डू यू फील ऑन योर लेफ्ट हैंड, हाउ डू यू फील, सारे कॉन्टैक्ट पॉइंट्स पे आपको कैसा फील होता है, इस फील को नोटिस करना और याद रखना। ऑफकोर्स इसी को हम मसल मेमोरी कहते हैं, उसको याद रखना बहुत जरूरी है। और उसको आपके शूटिंग डायरी में लिखना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि जब आप ये जो फीलिंग है, हमारे दिमाग में जो भी विचार आते हैं या फीलिंग्स आती है, अगर हम उस चीज को अगर कोई नाम ना दो, जैसे वर्बलाइज ना करो, तो उसको रिकलेक्ट करना, याद करना बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर आप भीड़ में जा रहे हैं, आपके पास से कोई इंसान गुजर गया, अगर आपको उसका नाम पता है तो आप बाद में बोल सकते हो कि अरे मुझे वो मिला था। और जब आप कहते हो कि मुझे ये आदमी मिला था, तो आपके दिमाग में उसकी छवि आपके दिमाग में होती है कि ये आदमी मिला। जिसका नाम नहीं पता होता वो हम कहते हैं ना, वो लंबा सा आदमी था, उनके लंबे बाल थे या जो भी थे, इस तरीके से हम उनको डिस्क्राइब करते हैं। लाइक हमारे दिमाग में जो इमेज है उसको हम वर्बलाइज करते हैं। तो उसी तरह आपकी जो फीलिंग्स है, आपको जो फील हो रहा है उस पोजीशन में, ये डायरी में जो आप लिखते हो सिर्फ आपके लिए है, कोई और पढ़ने की जरूरत नहीं। और कई बार ऐसा भी होता है हम खुद उसको दोबारा नहीं पढ़ते, लेकिन उसको उस दिन लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब उसको आप वर्बलाइज करने की कोशिश करते हो, तब आप दोबारा उस चीज को रिलीव करते हो, याद करते हो। और जब हम उसको डायरी में लिखते हैं तब वो दोबारा रिपीट होता है, तो वो हमारी मेमोरी में अच्छी तरह से छप जाता है। इसलिए ये फील ऑफ द डे लिखना बहुत जरूरी है। और लास्ट है जो प्लान फॉर द नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन। सो इससे आपका शूटिंग डायरी कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं चैलेंजेस ऑफ आउटडोर शूटिंग।
आउटडोर शूटिंग तो ये हमने शुरू में देखा था कि ये चैलेंजेस क्या क्या है, लाइट, विंड, वेदर, ये चैलेंजेस है। हम देखते हैं कैसे इंडिविजुअली एक एक से हम डील कर सकते हैं। एक तो पहले देखते हैं कि चैलेंजेस क्या है। जैसे लाइट होता है, लाइट, चेंजिंग लाइट, कई बार क्लाउडी है, मतलब क्लाउड्स आ गए, अभी धूप है, 2 मिनट में सारा थोड़ा सा शेड आ गया, ओवरऑल डार्कनेस बढ़ गया, फिर वो क्लाउड्स निकल गए, फिर धूप आ गई। तो ये चेंजिंग लाइट है। फिर कभी पूरा दिन वेदर के हिसाब से पूरा डार्क, ज्यादा डार्क होता है सब, कभी बहुत ब्राइट हो जाता है, क्लाउडी होता है, फॉगी होता है। फिर कई कई रेंजेस पे उसका जो शेड का जो पोजीशन है उसकी वजह से शैडो टारगेट, मतलब टारगेट पे आधा शैडो आता है। तो इन सब चीजों से कैसे डील किया जाए, इसका हमने कल के सेशन में जो देखे थे इक्विपमेंट, मेन फ्रंट साइड एडजस्टेबल फोर साइड और हमारा फिल्टर, ये दो जो है वो, क्योंकि ये सारी ही चीजें, जो भी चीज लाइट से मैटर करती है, लाइट से रिलेट करती है, वो आपके साइड पिक्चर पे अफेक्ट करती है। तो आपका सही साइड पिक्चर मेंटेन करने के लिए आप अपना फिल्टर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे अगर डार्क है तो उसको बैक साइड अपर्चर थोड़ा बड़ा करेंगे तो यू कैन गेट इन मोर लाइट, और आपको थोड़ा आराम से साइड पिक्चर दिख सकता है। या बहुत ज्यादा ब्राइट है तो बैक साइड थोड़ा सा छोटा कर सकते हो आप, या यू कैन यूज कलर फिल्टर्स। सी देर आर डिफरेंट कॉम्बिनेशन, आपके पास ये सारे टूल्स है, तो इन टूल्स को आपको अपने हिसाब से यूज करना है। और ये यूज करना आपको ट्रेनिंग से ही, आपको इन चीजों का इसको ट्राई करना चाहिए कि क्या करने से क्या होता है, ताकि आप जब मैच में जाते हो और इस ऐसे सिचुएशन में आते हो तो आपको पता है कि इस सिचुएशन में क्या काम करता है। तो जैसे क्लाउडी और फॉगी है तो उस टाइम आप येलो फिल्टर यूज कर सकते हो। अभी इसमें सबसे ट्रिकी है ये शैडो टारगेट। जो शैडो वाला जो टारगेट होता है तो आधा कटा रहता है बुल, तो उसकी वजह से जो क्लैरिटी है बुल की आपके साइड पिक्चर में वो ठीक नहीं आती, और वो थोड़ा सा वो जो सर्कल है वो डिस्टॉर्टेड लगने लगता है। तो ऐसे टाइम पे आप क्या कर सकते हो कि जो आपका फिल्टर है उसके अंदर जो कलर्स है, यू कैन ट्राई ऑल द कलर्स एंड चेक कि किस में आपको जो वाइट बैकग्राउंड है उसमें जो शेडेड और ब्राइट पोर्शन है उसका जो कॉन्ट्रास्ट है वो कम करने वाला कौन सा कलर है, यू कैन यूज दैट कलर। और सबसे बढ़िया तो अगर आप वेट कर सकते हो तो पूरा शेड बुल से पास होने तक आपको वेट करना चाहिए। बट यू कैन, अगर आपके पास और चारा नहीं है, आपको शूट करना ही है, इतना टाइम नहीं है रुकने का, तो यू कैन यूज वन ऑफ द फिल्टर्स एंड शूट। अब है विंड। अभी विंड कंडीशन, विंड में आप ये देख सकते हो, ये टारगेट्स, कोई भी एक्सपीरियंस कोच होगा या शूटर होगा वो बता सकता है कि ये तीनों ही टारगेट है जो कुछ भी बताए बगैर कह सकते हैं वो कि ये विंडी रेंज के की शूटिंग है। तो इस तरह से विंड इज इफेक्टिव, वो आपके बुलेट पे डेफिनेटली बुलेट को वो पुश करता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि विंड का जो इफेक्ट बुलेट पे होता है उससे कई ज्यादा इफेक्ट आपके बॉडी और माइंड पे होता है। तो बुलेट के ऊपर जो इफेक्ट होता है उसके बारे में हम अभी यहाँ बात नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत डीप सब्जेक्ट है। बट जो चीज हम रोक सकते हैं हमारे अपने हाथ में है, हम उसके बारे में बात करेंगे कि जो सबसे, क्योंकि बुलेट पे जो इफेक्ट होता है उससे ज्यादा इफेक्ट हमारी बॉडी रिएक्शन से अपने शॉट पे होता है। क्योंकि हम जब विंड, जैसे ही विंड आती है वी एंटिसिपेट कि दिस इज गोइंग टू टेक माय बुलेट समवेयर, और फिर उसको नेचुरली जब हम ये एंटिसिपेट करते हैं शॉट, देन बॉडी ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स गेटिंग कॉन्शियस, और फिर वो रिएक्ट करती है शॉट के साथ, और वो शॉट नॉर्मली जहाँ जाता उससे कहीं दूर वो लैंड होता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो, अगर विंड हैंडलिंग आपको सीखनी है तो सबसे पहले आपको जो सीखना है, एक तो पेशेंस,
और दूसरी बात, मेंटेनिंग योर पोजीशन। विंड जितनी भी हो, आप अपना पोजीशन आपको मेंटेन करना है। आराम से रहो, आप अपने पोजीशन में रहो, सामने विंड फ्लैग लगे हुए हैं। कई बार ऐसा भी होता है, कई वो विंड का जो विंड फ्लैग दिखा, विंड बहुत तेज है लेकिन वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती। तो वो भी जब आप रेंज पे जाते हो, यू कैन शूट। शुरू में पहले नेचुरल पोजीशन लो, सेटल हो जाओ, उसके बाद यू कैन शूट सेवरल शॉट्स, एब्सोल्युटली इग्नोरिंग विंड। विंड को इग्नोर करो और कई सारे शॉट चलाओ। उससे आपको पता चलेगा कि कितना डिफ्लेक्शन है, विंड कितना असर करता है। और उसके बाद यू कैन ऑब्जर्व विंड ऑन दैट रेंज, कि कौन सी डायरेक्शन में, उस रेंज पे किस डायरेक्शन से विंड आती है, डायरेक्शन विंड की ज्यादा से ज्यादा टेंडेंसी क्या है, लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है। सो वंस यू नो कि एक बार आपको ये पता चले कि इस लेफ्ट टू राइट विंड ज्यादा बार आती है, सो जब आप मैच में आप शूट करते हो, यू कैन जीरो योर राइफल फॉर दैट विंड एंड डिसाइड, जब विंड चेंज होगा तब शूट ही नहीं करना है, आपको पेशेंटली अपने पोजीशन में बने रहना है। जब आपकी विंड आएगी आप अपना शॉट चलाओ। तो ये पेशेंस जो है वो बहुत काम की चीज है। तो और एक आप याद रखिए कि जब भी मुंह पे, आपके मुंह पे जब विंड आती है, तब आपको शूटिंग नहीं करनी। तो ये 2-3 पॉइंट्स अगर आप याद रखोगे तो आपको एक बेसिक विंड हैंडलिंग तो डेफिनेटली आ जाएगी। और थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद आप और भी ज्यादा अच्छे तरीके से विंड को हैंडल कर पाओगे। अब है वेदर कंडीशंस। वेदर तो बहुत तरीके के होते हैं। अभी आप दिल्ली या नॉर्थ में जो रहने वालों को तो पता है, इतने एक्सट्रीम वेदर का सामना आपको हमेशा करना पड़ता है। जैसे कोल्ड ड्राई है, कोल्ड ह्यूमिड होता है, हॉट ड्राई वेदर है, या हॉट एंड ह्यूमिड वेदर है। तो हर इसमें हमारी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है और हमारे फीलिंग्स अलग होते हैं। यहाँ मैं बताऊँ कि कोल्ड वेदर में हमें लगता है, वो ऑफकोर्स बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड जब होता जाता है तो उसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो जाता है। लेकिन हॉट वेदर कंडीशन से कोल्ड वेदर कंडीशन हैंडल करना कंपैरेटिवली आसान है, क्योंकि जब कोल्ड वेदर जब कोल्ड होता है, हमारी स्किन, एवरीथिंग गेट्स ड्राई, हर चीज ड्राई हो जाती है। और उससे क्या होता है कि आपके जो फीलिंग जो है, मतलब टच है, या आपकी फीलिंग थोड़ी नम हो जाती है। जैसे हम आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपका ट्रिगर फिंगर जो है, ट्रिगर पे वो फील ही नहीं होता। तो वैसे ही कई सारी चीजें हमें फील नहीं होती। तो वो फील नहीं होती है कई सारी चीजें। उसके वजह से क्या होता है कि हमारा जो बॉडी, हमने जो मोटर स्किल बना रखा है, हमने जिस तरीके से उसको ट्रेन कर रखा है, तो वो मोटर स्किल बहुत आसानी से चलता है। हम बहुत सबकॉन्शियसली, हम बहुत अच्छे से वो जो हमने अपने आप को सिखा रखा है वो हम चलाते हैं। लेकिन हॉट वेदर में क्या होता है, स्पेशली हॉट एंड ह्यूमिड में, पसीना पसीना है, हर जगह चिपचिप है, हर चीज, मतलब कॉलर भी यहाँ टच करता है तो इरिटेट होता है, बाल का एक आध स्ट्रैंड यहाँ आ गया तो उससे भी हमें, क्योंकि वी फील इट सो स्ट्रांगली, तो उसकी वजह से हमें बहुत सारी चीजें हम फील कर रहे हैं। तो उसमें हमें हमारे टेक्निक पे फोकस करना मुश्किल हो जाता है, एंड वो फोकस नहीं रहने से हमारी शूटिंग बिगड़ जाती है। तो ये कोल्ड और हॉट वेदर के, अगर ये आप डिफरेंस समझो, तो दोनों ही जगह आपको वो हैंडल करना आप समझ जाओगे कि वहाँ करना क्या है। तो कोल्ड वेदर में, उस कोल्ड वेदर अगर है तो यू शुड वेलकम इट, क्योंकि उसमें आपका, हमारा जो सबकॉन्शियस है, हमारा मोटर स्किल बहुत अच्छे से चलता है। और उसको, अगर वो जो भी कोल्ड वेदर है उसको उसमें हमें थोड़ा सा कंफर्ट लाने के लिए आप अपने पास थर्मस रख सकते हो, उसमें थोड़ा वार्म वाटर रखो, वो बीच बीच में आप पिया करो टू कीप योर सेल्फ वार्म।
फिर हम हैंड वार्मर यूज करते हैं ताकि 2 शॉट के बीच में हम उंगली को थोड़ा सा वार्म कर सके, जिससे हमारी उंगली ट्रिगर पे अच्छे से चले। फिर ये सब चीजें आप, और टोपी पहननी चाहिए। इनफैक्ट मैं तो सारे शूटर्स को मैं हमेशा कहती हूँ कि 50 मीटर शूटर्स के पास एक बंडाना या वार्म कैप या वार्म हेडबैंड ये आपके किट का एक इसेंशियल पार्ट होना ही चाहिए। क्योंकि कभी भी आप ऐसे किसी भी जगह पे जाओ, स्पेशली व्हेन वी ट्रैवल फॉर इंटरनेशनल मैचेस, वो वेदर सडनली चेंज हो जाता है और फिर इतना कोल्ड हो जाता है। तो अगर आप ये अपना फेशियल सम पार्ट ऑफ योर फेस इफ यू कीप इट वार्म, तो आपको शूटिंग करने में आपको थोड़ा सा कंफर्ट मिलता है उस कोल्ड वेदर में। तो इस तरह से आप ये वेदर हैंडल कर सकते हो। अब आते हैं हम हमारे मेंटेनेंस ऑफ राइफल की तरफ। मेंटेनेंस ऑफ राइफल इज इम्पोर्टेंट, as important as maintenance of our health। हमारी हेल्थ जितनी इम्पोर्टेंट है उतनी ही हमारे गन की हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस गन की एक्यूरेसी पे ही हमारा सब कुछ परफॉर्मेंस सब कुछ निर्भर है। तो उसको हम अगर अच्छे से मेंटेन करेंगे तो वो लंबे टाइम तक हमें अच्छे रिजल्ट्स देंगी। तो हम देखते हैं कैसे क्लीनिंग कैसे करना चाहिए और स्टोरेज कैसा होना चाहिए राइफल का। अभी यहाँ पे मैंने क्लीनिंग किट है और बाद में क्लीनिंग का जो सारा प्रोसेस भी है वो सेफ्टी रूल्स की तरह मैंने लिख के रखे हैं। आप प्लीज उसका स्क्रीनशॉट निकाल के अपने पास रखिए, क्योंकि ये चीजें बहुत जरूरी है। दीज आर एज इम्पोर्टेंट एज सेफ्टी रूल्स। तो इनको आप जब भी डेली बेसिस पे इसको आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अभी क्लीनिंग किट एसेंशियल्स में आता है पुल थ्रू एंड क्लीनिंग रॉड। आपके पास मैंने यहाँ और लिखा है लेकिन वहाँ एंड होना चाहिए था। वो दोनों ही बहुत जरूरी है, पुल थ्रू भी जरूरी है, क्लीनिंग रॉड भी जरूरी है। और क्लीनिंग रॉड पे मल्टीपल हेड्स होते हैं। एक सॉफ्ट वायर्ड ब्रश होता है, एक हार्ड वायर्ड ब्रश होता है। तो सॉफ्ट वायर्ड ब्रश जो होता है वो आप डेली यूज कर सकते हो क्लीनिंग के लिए, और हार्ड वायर्ड ब्रश जो होता है वो कभी कभार आपको यूज करना चाहिए, जैसे मंथली वंस। अगर आप बहुत ज्यादा शूट कर रहे हो तो मंथली वंस या 1.5 या 2 महीने में एक बार भी आप उसको चलाओ तो चलेगा। लेकिन उसको इस्तेमाल करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि वो एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए, उसको पीछे ना खींचे। जो हार्ड वायर ब्रश होता है उसको पीछे ना खींचे। वो होता है आपके जो अंदर के जो ग्रूव्स है राइफल के अंदर, अगर बैरल के अंदर आप झांक के देखोगे आपको दिखेंगे कि उसमें ग्रूव्स होते हैं। तो उस ग्रूव्स में जो फंसा हुआ डेब्रिस है या गन पाउडर है या लेड है, तो उसको वो क्लीन करता है। तो उसको अगर आप पीछे खींचोगे तो उसके बैरल के साइड में स्क्रैचेस आएंगे। इसलिए उसको एक ही साइड में, क्योंकि वो बहुत हार्ड ब्रश है, एक ही डायरेक्शन में उसको लगाना है। आगे से उसको हेड को निकालो, फिर रॉड निकाल के दोबारा लगाओ एंड यू डू इट 7-8 टाइम्स यू कैन क्लीन। और उसके बाद आप कॉटन स्वॉब से या चिंदी से आप पूरा राइफल फिर अच्छे से साफ कर सकते हो। इसके बाद लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड क्लीनिंग ऑयल, ये दो अलग अलग होते हैं। इट्स लाइक हम फॉर मुंह धोने के लिए हम फेस वॉश यूज करते हैं, लाइक सोप यूज करते हैं, और फिर वो क्योंकि वो ड्राई होता है उसके बाद हम उस पर मॉइस्चराइजर लगाते हैं। बस ये सेम ही चीज है। पहले क्लीनिंग ऑयल से राइफल अच्छे से क्लीन करना है और उसके फिर उस पर लुब्रिकेंट ऑयल डालना है, ताकि वो उसका वो सरफेस अच्छे से लुब्रिकेटेड रहे और उसमें रस्ट ना आए। और कॉटन स्वॉब्स जो चिंदी है या कॉटन स्वॉब्स रेडी भी मिलते हैं, वो आप यूज कर सकते हो। लेट्स सी क्लीनिंग में आपको क्या क्या करना चाहिए। एक तो हमेशा क्लीन योर राइफल बिफोर एंड आफ्टर एवरी शूटिंग सेशन, क्योंकि और बिफोर शूटिंग सेशन के बिफोर आपको उसको क्लीन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शूटिंग के वक्त आपके बैरल में किसी भी तरह का कोई डेब्रिस या कोई गंध नहीं होनी चाहिए।
आपका बैरल साफ होना चाहिए। और यहाँ मैं एक वाकया बताऊं कि कई बार क्या होता है, आपने जो कई दिनों से शूट कर रहे हैं, कई बार हमारा एमो मिसफायर होता है। तो वो जो मिसफायर एमिनेशन है, तो आपको वो कंफर्म करना है कि वो आपके बैरल से बाहर निकल गया या नहीं, निकला या नहीं। ऐसे हो चुका है पहले कि शूटर ने कुछ शॉट लोड किया, शॉट चलाया, कुछ बहुत अच्छी आवाज नहीं आई, हल्की आवाज आई, लेकिन आवाज आई, और उसने जब एम्प्टी इजेक्ट की तो एम्प्टी ही निकली, बुलेट नहीं निकला। तो उसने सोच लिया कि वो बुलेट तो निकल गया और जमीन में गिरा है। इट वाज अ मिस फायर, बट इट वाज, शूटर को लगा वो बैरल से निकल गया, तो उसने दूसरा लोड करके वो चलाया। तो नेचुरली दूसरा बुलेट तो ठीक से चला, और वो जाके अंदर ही पहले वाले बुलेट के साथ कोलाइड करके वो दोनों ही बुलेट बाहर निकले। लेकिन उससे क्या हुआ, बैरल के अंदर एक बल्ज आ गया, और वो बैरल पूरा खत्म, उसकी एक्यूरेसी पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। तो ये छोटी सी बात है, लेकिन उससे आपका पूरा पूरा नुकसान, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए बिफोर एवरी शूटिंग सेशन आप एटलीस्ट एक पुल थ्रू आप एक ड्राई क्लॉथ आप मार दो, ताकि आपकी तसल्ली हो जाए कि बैरल आपका क्लीन है। फिर जैसे गन ऑयल आप लुब्रिकेट करने के लिए यूज कर सकते हो, और कार्बन और लेड रिमूवर ऑयल मिलता है, वो आप क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हो। फिर आप जब रॉड यूज कर रहे हो, आपको ध्यान रखना है कि मजल वो बैरल के अंदर घिसे नहीं, ताकि, और इवन चेम्बर के साथ भी वो एजेस उसके खराब हो सकते हैं। तो एक ट्यूब मिलता है जिसको क्लीनिंग गाइड बोलते हैं, क्लीनिंग गार्ड बोलते हैं। तो वो ट्यूब आप जहां हम बोल्ट लगाते हैं वहां पे अगर आप वो डालते हो, तो इसमें से अगर जब आप रॉड डालोगे तो फिर वो चेम्बर को भी चेम्बर से घिसेगा नहीं, और सीधा बैरल में स्ट्रेट लाइन में जाएगा। तो ये आपको ख्याल रखना है, क्योंकि उससे एक्यूरेसी बिगड़ सकती है गन की। फिर आपका जो बैरल एक्सटेंशन है, आपको रेगुलरली डेली आफ्टर योर शूटिंग सेशन उसको अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि वो जो बुलेट के साथ जो डस्ट निकलता है, लेड निकलता है, वो सारा उस एक्सटेंशन के साइड्स में जम जाता है। तो उसको आपको डेली, अगर आप ज़्यादा दिन उसको क्लीन नहीं करो, तो वो बहुत वहाँ गंदगी गंदा हो जाता है उसका। तो उसको डेली आपको क्लीन करना है। उसके साथ साथ आपको बोल्ट जो है उसको भी अच्छे से क्लीन करना है। बोल्ट है और जो रिसीवर है, जैसे जहाँ हमारा चेम्बर है, उसको भी अंदर से अच्छे से ड्राई क्लॉथ से नाइसली क्लीन करना है। और जो शूटर्स, अगर आप ह्यूमिड कोस्टल एरियाज के पास रहते हो, जैसे हम मुंबई में रहते हैं, ये मानसून का सीजन है, इस मौसम में आपको बाकी जो ड्राई एरियाज में रहते हैं उनसे ज्यादा आपको अपने वेपन का ख्याल रखना पड़ेगा। यू हैव टू रेगुलरली क्लीन एंड ऑयल योर वेपन, क्योंकि ह्यूमिडिटी से रस्ट भी लगता है, और अगर उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स है या अगर उसमें कुछ डेब्रिस पड़ा हुआ है, तो वो उधर आपके गन के अंदर जम जाएगा इफ यू डोंट क्लीन इट टाइमली। अब देखते हैं कि स्टोरेज के टाइम आपको क्या क्या ख्याल रखना है। एक तो जो हमारा सेफ्टी रूल भी था कि हमेशा मेक श्योर कि आपका जब आप गन स्टोर कर रहे हो वो अनलोडेड और एम्प्टी हो, और उसका जो बोल्ट है वो उसको आप अनकॉक करके रखो, ताकि जो कॉक करने से जो स्प्रिंग पे प्रेशर आता है, फायरिंग पिन पे प्रेशर आता है, उसको रिलीज करके उसको रखना चाहिए, नहीं तो वो स्प्रिंग जल्दी खराब हो जाएगा। फिर अगर आप लंबे टाइम तक आपका राइफल अगर आपको स्टोर करना है, तो अंदर और बाहर से अच्छे से उसको ऑयलिंग करके फिर ही उसको स्टोर करना है। और जब आप ब्रेक के बाद उसको निकालते हो, तो बिफोर शूटिंग यू मस्ट क्लीन इट थॉरोली, मतलब पूरा राइफल अंदर और बाहर से पूरा आपको वो ऑयल पूरा निकालना पड़ेगा। जब आप शूटिंग कर रहे हो, तो
तो आपका बैरल पूरा ड्राई होना चाहिए और आपका बोल्ट और बैरल दोनों ही एकदम क्लीन होने चाहिए, फ्री ऑफ ऑयल। और अगर आप बहुत लंबे टाइम के लिए, जैसे अभी ये पैंडेमिक है, 4-4 महीने कईयों के गन आपके स्टोर में पड़े होंगे बॉक्स के अंदर, जब ऐसा टाइम आता है कि फॉर सम रीजन यू आर नॉट, या अपने नया वेपन खरीद लिया, पुराना स्टोर करना है, तो उस वक्त उस वेपन को बॉक्स से निकाल के अच्छे से ऑयल करके प्लास्टिक में रैप करके उसको स्टोर करना चाहिए आपको, क्योंकि ये जो फोम है बॉक्स का, वो फोम बहुत सारा मॉइस्चर सोक कर लेता है, एंड दैट मॉइस्चर कैन रस्ट योर बैरल। अब जानते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एमिनेशन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट part of this whole equation. It is as important as our rifle, क्योंकि हमारा परफॉर्मेंस, हमारी एक्यूरेसी इसी पे निर्भर है। तो सबसे मैं समझती हूँ कि हमारे देश में हम कई सारे शूटर्स को एमिनेशन की एक्सेसिबिलिटी इतनी इजी नहीं है, तो जिसके वजह से आपके पास बहुत सारा चॉइस नहीं है, बट स्टिल यूज कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। एक तो आपके हमारे वेपन सारे आते हैं, इतने महंगे और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स आते हैं, तो उसके अंदर जो एमिनेशन हम यूज करते हैं वो भी सही होना चाहिए। अगर आपके पास सही एमिनेशन नहीं है तो आप मत यूज करो। जब उसको आप मैच के लिए, जब सही एमिनेशन, आप थोड़ा यूज करो बट सही एमिनेशन यूज करो, क्योंकि अगर हमारा जो वेपन जो बने हैं स्पोर्टिंग के लिए, स्पोर्ट्स राइफल है वो, और वो एक्यूरेसी के हिसाब से बने हुए हैं, दे आर नॉट हंटिंग राइफल्स। तो हंटिंग राइफल्स वगैरह जो होते हैं वो थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल से बने होते हैं और उनमें इतनी एक्यूरेसी मायने नहीं रखती। तो अगर आप गलत एमिनेशन वहां पे यूज करोगे हमारे वेपन में, तो ऑफकोर्स बैरल भी खराब हो जाएगा और आपकी एक्यूरेसी बिगड़ जाएगी। तो इसलिए आप स्पोर्ट्स के लिए, जो स्पोर्ट्स राइफल के लिए बना हुआ जो एमिनेशन है, आप वही यूज करिए। उसमें बहुत सारे ग्रेड्स आते हैं, कंपटीशन ग्रेड आता है, प्रैक्टिस ग्रेड आता है, तो प्रैक्टिस ग्रेड एमिनेशन आता है। तो उस तरह से आप प्रैक्टिस के लिए थोड़ा चीपर एमिनेशन इंपोर्ट करके आप उसको यूज कर सकते हैं। कुछ छोटी छोटी चीजें यहाँ मैं बताऊंगी कि उसको एमिनेशन को स्टोर करते वक्त आपको खास ख्याल रखना है, क्योंकि एमिनेशन अगर आप अभी जिस तरह आप पिक्चर में देख सकते हो किस तरह से वो खड़ा है, या तो इस कंडीशन में इस तरीके से आपको वो बॉक्स रखना है, एमो का बॉक्स, या तो एग्जैक्टली उल्टा, अपसाइड डाउन। लेकिन ये जैसे लेटा हुआ है, वो बॉक्स कभी भी स्टोर करते वक्त, एमिनेशन आप जब स्टोर कर रहे हैं तब उसको लिटा के मत रखो, क्योंकि फिर उसके आगे का जो लेड है वो नेचुरली वो उसके अलग से अटैच्ड है, तो उसका जो एक्सिस है वो बहुत दिन अगर आप उसको एमिनेशन को ऐसा रखोगे हैंगिंग, तो वो ढीला भी हो जाता है और उसका सारा सिस्टम बिगड़ जाता है, तो वो दैट अफेक्ट्स एक्यूरेसी। एंड ऑल्सो यू शुड स्टोर योर एमिनेशन इन ड्राई एंड कूल प्लेस। वो एकदम जिस जगह पे आप रख रहे हो वो ह्यूमिड नहीं होनी चाहिए और कूल होनी चाहिए जगह, क्योंकि हीट से वो लेड है उसके ऊपर और लेड बहुत जल्दी पिघलता है। तो मैंने कई बार ये नोटिस किया और देखा है, जैसे नॉर्थ में आप मैच के लिए जहाँ लोग आते हैं, हर जगह नॉर्थ साउथ हर जगह जब लोग आते हैं वहां पे आप अपना एमिनेशन गाड़ी में छोड़ के यू गो फॉर योर मैच। फर्स्ट ऑफ ऑल गाड़ी में एमिनेशन छोड़ना सेफ्टी के हिसाब से भी गलत है, बट अदरवाइज उनकी एक्यूरेसी के लिए, वो एमिनेशन की सेहत के लिए भी वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो गाड़ी पार्किंग में है, धूप में है और इतनी गर्म हो जाती है, और उससे जो असर आपके एमिनेशन पे पड़ता है उससे एमिनेशन की एक्यूरेसी पूरी खत्म हो जाती है। इसलिए आप जितना आपको एमिनेशन आपको उस दिन के लिए चाहिए उतना ही लेके जाओ और उसको हमेशा अपने साथ रखो, जहाँ पे वेदर टेम्परेचर ठीक ठाक हो, रूम टेम्परेचर में वो रहे। तो ये है, ये एमिनेशन इस तरह से आपको संभालना है। और लेट्स सी हाउ यू टेस्ट एमिनेशन।
जब एमिनेशन टेस्टिंग, आप देख सकते हो ये टेस्टिंग फैसिलिटी है इली की, जहां हमने इंडियन टीम गई थी टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ एमिनेशन टेस्ट जरूर होता है, लेकिन सबसे बेस्ट, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट टेस्टिंग जो होती है एमिनेशन की, वो शूटिंग के शूटर के शोल्डर पे होती है, क्योंकि वहीं पे आपका बॉडी उस पर्टिकुलर एमिनेशन को कैसे रिएक्ट करता है, आपके टेक्निक को कौन सा एमिनेशन शूट करता है, और किस वो रिकॉइल है, उसका रिएक्शन है, उसमें कौन सा एमिनेशन आपको बेहतर एक्यूरेसी देता है, बेहतर रिजल्ट देता है, वो आपको शोल्डर पे ही पता चलेगा। तो अगर आपकी एकेडमी है, आपका राइफल क्लब है, उनके पास बहुत सारा अगर एमिनेशन के लॉट्स है, so you can definitely test it on shoulder and then choose your ammunition. So that's all for today. Let's see the last slide. ये ग्लिम्सेस ऑफ ग्लोरी में ये हमारा स्लाइड है, ये इसलिए आज डाला हुआ है कि ये हमारा जैसे हमने पहले देखा, हमारे सीनियर शूटर्स ने काफी अच्छा 50 मीटर इवेंट्स में ऑलरेडी काफी अच्छी कामयाबी पाई है, और ये है हमारी यंग ब्रिगेड, और ये बस उन यंग ब्रिगेड के 2 फेसेस है। हमारा बहुत लंबा चौड़ा यंग ब्रिगेड है। ये अंजुम मुदगिल है, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर रही है, वो 2018 में म्यूनिक वर्ल्ड कप में 3 पोजीशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था। अभी तक शी इज द ओनली इंडियन टू होल्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड इन 3 पोजीशन इवेंट। और ये अखिल चेरॉन है, उन्होंने उसने वर्ल्ड कप, मेक्सिको वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये भी एक पहला हमारा गोल्ड मेडल है 50 मीटर इवेंट्स में। सो ऑफ कोर्स 50 मीटर राइफल इवेंट्स में वर्ल्ड कप में। तो इसके साथ साथ और भी हमारा यंग ब्रिगेड है, जिसमें स्वप्निल कुसारे है, भक्ति खामकर है, जिन्होंने एशियन जूनियर चैंपियनशिप जीती है दोनों ने 50 मीटर इवेंट्स में। और हमारा यंग कोटा विनर है, इनफैक्ट यंगेस्ट कोटा विनर इन 50 मीटर इवेंट्स, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर. So future is really very bright in 50 meter events also. So on this promising note, मैं यहाँ अपना ये सेशन खत्म करती हूँ। हम अभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। Thank you so much, Dipali ma'am. Jitesh, can you unmute the participants who have raised their hands? Jitesh? Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Bipasha. मैम मेरा नाम दिव्यासा दिव्यासा, प्रियदर्शनी चोपड़र है, फ्रॉम Okay. ओडिशा। पहले साई एवं एनआरए को खेलो इंडिया ई पाठशाला के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करती हूँ। ई पाठशाला हेतु आप जैसे दिग्गजों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए मौका मिलता है। ई पाठशाला से जुड़े पूरे टीम को भी धन्यवाद। मैम, हम जहाँ रहते हैं उड़ीसा के तालचेर शहर में, तालचेर के राज परिवारों से हमें बहुत आभारी है, क्योंकि 1965 से उन्होंने यहाँ राइफल क्लब तैयार कर दिया है, जहाँ 50 मीटर, 25 मीटर, 10 मीटर रेंज मौजूद है। मैम, लेकिन यहाँ कोचिंग की कमी है, इसलिए मैम मैं आपके माध्यम से साई एवं एनआरए से गुजारिश है कि वेपन की छोटी मोटी मरम्मत जैसे कि साइट अलाइनमेंट, ट्रिगर वेट, सेटिंग आदि भी क्लास लिया जाए। जरूर दिव्याशा, ये होना चाहिए। मैं खुद बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ ये ई पाठशाला के फॉर्मेट से, और ये हमारी पहली कोशिश थी आप सब तक पहुंचने की। और जैसे आप जानते हो, ये 50 मीटर इवेंट जो है वो बहुत वास्ट टॉपिक है, तो उसमें और भी मतलब जितना हम डीप जा सकते हैं उतना कम है। तो आगे के आते हुए इन फ्यूचर हम कोशिश करेंगे कि आपकी बाकी जो जरूरतें हैं उनको भी हम एड्रेस करें, हम जरूर कोशिश करेंगे। यस मैम, थैंक यू। जितेश? Jitesh, can you unmute the other participant, please? Yes, sir. I'll do that. Hello. Yeah.
Good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, what's the use of a barrel extender? Actually, to be उसका मैंने कल के सेशन में बहुत ही you want me to talk in English? Yes, ma'am. Yeah, in yesterday's session, I have explained it very, in minute details. So I feel you should refer to that. I'll just tell you 3 points in one line. It basically helps you to extend your aiming line so that you can go closer to the target and get a better sight picture. Secondly, it helps you to detect movement, because as the foresight goes farther away from your backside, you can see the movement clearly. And third is it adds a concentric weight on your barrel, which helps, reducing or little regulating your vibration on your barrel when the recoil comes. So its collective effect is quite a bit, and especially for 60 shot or 40 shot, the effect is pretty good, and it adds to your accuracy. Thank you, ma'am. Jitesh, can we have the next participant, please? Right away, sir. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am, I'm Dhruv from Ambernath Rifle and Pistol Shooting Range. Ma'am, today the session was very nice, and I have two doubts about that. One Yes, for tell me. 50 meters and one for 10 meters. So, Okay. ma'am, the doubt of 50-meter is once while practicing, I unloaded the rifle, but I was in the position and I had to shoot the next shot, but the case did not came out. It did not jumped out. So I had to take extra efforts, and the depression came on my elbow, and eventually it hurted more than regular. So what can we do to avoid this? Now see, when you use any kind of ammunition, now I don't know why it got stuck in your barrel, but sometimes it happens. The ammunition that you use, see these are all very micrometer problems. Like sometimes the rim is thick, sometimes the rim is thin. So first thing you should see that which kind of ammunition goes easily in your barrel. So which sometimes some brands don't work very well in some barrels, so you have to check that, so that this kind of you don't get into such this kind of position during your match. But of course it just happens sometimes, and I can as I understand you are a beginner, so that's why you couldn't handle the situation. But I'm very sure next time you face it, you know what is to be done. You can just remove it by you should keep screwdriver, a thin screwdriver next to you, so that you can remove it even when you are in a position. You can remove the bullet from the chamber and load another bullet. Okay. Thank you, ma'am. The next question for Yeah. 10 meters. Ma'am, when I shoot at my range, I don't have any problem but in my position or while shooting and aiming. But when I go for matches in to another range, I just notice that my position differs, and also aiming differs, because there is a height issue or a change in the range accessories. Okay. See, this is going to happen because you are not going to shoot all the matches on your home range. Okay. So first of all, you must learn to adapt to changing conditions. When you go to any new range, whether it is for 10 meters or 50 meters, so your range has a certain kind of certain height, certain slope. The floor has a certain slope. So accordingly, you get your height on the target. So first thing you should do when you go to any range is, first you just close your eyes, ignore everything, and take your natural position. And then you check height
on the target if your barrel is where your barrel is standing naturally. And then there are, of course, to change the height of the barrel, there are settings. Your palm rest, you can, if it is pointing down, you can open the palm rest. If it is pointing up, you can close the palm rest, or you can change your butt plate and adjust height. So adjusting height is the first step when you go to any other range than your home range. You have to adjust height, and only then you proceed for the next whatever your for next step of shooting. So once you adjust height, then of course that problem is sorted, but light will be different. So for that changing light adjustments also, you have to you can use filters on 10 meters also. You don't need too many colors, but the basic aperture adjustment filter you can use. So if you find the light too bright, you can make it little smaller. If you find it dull, you can open it a bit, and you can that way you can handle this situation. Thank you, ma'am. Thank you very much. Jitesh, can we take another question? Yes, sir. मैम मैं पहले गुजारिश और एक बार रिमाइंड करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैम हमारे विपन के छोटे मोटे प्रॉब्लम से भी हमें दिल्ली जाना पड़ता है, तो मैम इसके लिए भी थोड़ा क्लासेस लिया जाए, इसका गुजारिश है मैम। वो ठीक है। साई कैन हमारे पास कुछ अच्छे गनस्मिथ्स है, तो उनके कुछ सेशंस हम करवा सकते हैं। यस मैम, थैंक यू। Thank you so much, Dipalik. I mean, let's bring the session to an end. I've just got a minute left. Thank you Yeah, so just much. there for is giving some us okay, there is some question. There's another question hand being raised. One Yes, second. somebody. Jitesh, anybody else who's raised their hands? No, sir, not yet. Maybe in the chat there is one question. Yeah. Okay, just let me open the chat up. I have a question. Bikram Narayan. I have a question. Can you unmute Mr. Bikram? From Narayana Das. Sorry, Yeah. seconds. Yes, sir, I've done that. Okay. Bikram, can we have your question, please? आप अपना question पूछ सकते हैं, Bikram जी. You need to unmute your. We can't hear you, Bikram. Hello. Yes, we can Hello. hear you now. Good afternoon, ma'am. I get nervous during match time. I can keep myself calm in matches. What? I couldn't hear you. Please can you repeat? The question is the question he's asked Dipali is कि during matches he gets a little nervous. He gets very nervous. So how to control the nervousness? Am I right, Bikram? This is what you asked. See, nervousness is very common for everyone. It's not just you. Everyone gets nervous. Even I get nervous. Why match? I get nervous even for before this session also, because for the simple reason, because you want to perform well. So it's a very natural process, and you just have to understand that it is very natural. It is same for everyone, and not get too much involved into the emotions. If you try to talk yourself out of it by talking too much to yourself, you indulge into too much. You are making yourself even more anxious. Instead, you just focus on the actions that you want to do. See, it's very simple. It's like if I have to travel from Mumbai to Delhi, there are a lot of possibilities that I can't make it. So on the day of travel, I get anxious. But if I just tell myself, no, calm down, nothing will happen, it won't work. What works is
Okay, I have to, get ready in time, reach train station in time, take my essentials with me. So these actions that work uh, eventually. So when you train also, when you practice for your shooting, you just have to focus on the actions that, that help you shoot a better shot. And when you get anxious during match, just focus on these actions, follow them. Maybe for one or two shots you won't be able to execute them as well as you do it in practice, but eventually you will get it. And as you start shooting, with every shot your anxiety will drop down, because now you are performing. So that's the only solution for this problem. Thank you so much, Dipali. Thank you very much for giving us your valuable time and sharing your knowledge to all the participants. And I would like to make an announcement here that we will not hold our classes next week, but from the 18th onwards, next Tuesday, we will start the e-Pathshala classes again. So Thank you so much. Hello. Yeah, thank you so much. Thank you. Thanks. Thank you. I would like to say a few things. Sure, ma'am. The ePathshala is a brilliant platform, and I'm really glad. I always wondered how to reach to so many people, because that was a problem. The knowledge has to, go through years. So this was the brilliant platform, and I'm very happy that I got connected to it. I thank NRI for asking me to conduct these classes, and thank you very much. Thank you so much for giving us your time and knowledge, ma'am. My participants से request है कि Monday कल सुबह 8 बजे से we are Sports Authority of India is starting a new soft skill development program. So I would request everybody to participate from 8 o'clock in the morning to 9 o'clock. This is Himika Chaudhary ji is going to be speaking on skill development and communication. This is very important for all the athletes. If you see your speech skills, how to develop your speech skills. Then we've got Dr. Irfan speaking about leadership management. We've got Rachna Govilji, who's the executive director. She'll be speaking also. So different days, different sessions are going to be held. So it's my request, everybody should join in. And thank you so much, ma'am. See you on the 18th onwards. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Good.